हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं एसएससी जेईई एंड स्टेट एग्जाम्स के लिए। ये हमारा सीमेंट लाइम एंड मोर्टार टॉपिक का 6th वीडियो है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, The lime which contains high percentage of calcium oxide is generally called। तो वैसा लाइम जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ क्या हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोगों को पता है कि लाइम मेनली 3 टाइप का होता है। जो पहला है हमारा, जिसको हम लोग फैट लाइम बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, रिच लाइम बोलते हैं, और इसी का नाम व्हाइट लाइम भी है। दूसरा हमारा हाइड्रोलिक लाइम है, हाइड्रोलिक लाइम। एंड तीसरा जो हमारा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर लाइम या फिर लीन लाइम बोलते हैं। ठीक है, जिसका यूज हम लोग जनरली नहीं करते हैं। फैट लाइम, इसमें जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज होता है ग्रेटर देन 95% होता है एंड क्ले का परसेंटेज लेस देन 5% होता है। ये जनरली वाटर के अंडर सेट नहीं करता है। इसमें क्ले का परसेंटेज 5 से 25% के अराउंड होता है। ये वाटर के अंडर सेट कर जाता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोलिक लाइम का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ अंडर वाटर यूज करना हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड किस में होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से फैट लाइम, रिच लाइम एंड व्हाइट लाइम, सारे ही लाइम में हमारा हाई परसेंटेज ऑफ, क्योंकि तीनों सेम ही लाइम का नाम है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यानी कि यहाँ ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था, जबकि नॉन ऑफ दीज लिखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है ए, बी एंड सी होगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम पुटी इज। तो लाइम पुटी जनरली होता क्या है। तो जो हमारा लाइम पुटी है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ये हमारा जो लाइम पुटी है, प्रोड्यूस्ड बाय स्लैकिंग फ्रेश क्विक लाइम इन एन एक्सेस ऑफ वाटर। तो हमारा जो क्विक लाइम होता है, ये जब पानी से रिएक्ट करेगा तो स्लैक, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्लैक लाइम बनाता है। ठीक है, तो कहता है कि लाइम पुटी क्या है हमारा। तो लाइम पुटी जो हमारा है इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर। मतलब कि लाइम तो हमारा हो ही गया, इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, पानी ऐड करते हैं। तो इसी का नाम, जो ये हमारा स्लैक लाइम बनता है, इसी का नाम हमारा क्या क्या है, वेट लाइम बोलते हैं इसी को हम लोग नॉन हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, नॉन हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। इसी को हम लोग पुटी लाइम बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नाम बदल बदल के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अलग अलग नाम भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पुटी लाइम बोलते हैं। तो लाइम पुटी इज मेड बाई एडिंग लाइम टू वाटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है कि वाटर सीमेंट पेस्ट हार्डन्स ड्यू टू हाइड्रेशन। तो हम लोग सब जानते हैं कि जब सीमेंट में सीमेंट प्लस वाटर मिक्स होता है तो रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, पेस्ट बनता है। तो हार्डेंस होने के लिए जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये तो सही है, वाटर सीमेंट पेस्ट हार्डन्स ड्यू टू हाइड्रेशन, इसी के वजह से क्या होता है, वाटर सीमेंट, ये सीमेंट पेस्ट होता है जो हार्डन होता है। ड्यूरिंग हाइड्रेशन सीमेंट बाइंड्स द एग्रीगेट टुगेदर। सही बात है, क्योंकि हाइड्रेशन के दौरान जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या काम करता है, वो एग्रीगेट को एक दूसरे से बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सीमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनेस टू द कंक्रीट। इसीलिए तो हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं। तो इसके हिसाब से मतलब हमारा सारे ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, efflorescence in cement is caused due to an excess of। अब हम लोगों को जानना है कि efflorescence होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं efflorescence, जैसा कि मैंने दिखाया, आप लोगों ने डेली लाइफ में अपने घर में या फिर कहीं भी देख रखा होगा, ये जो व्हाइट व्हाइट ऐसे आ जाता है, इसी यही होता है। ये क्यों आता है, ये सब जो आ रखा है ये क्यों आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, efflorescence।
तो ये जनरली एफ्लोरेसेंस, ये जो व्हाइट आता है, अगर सीमेंट में अल्कली मिक्स होता है, एक्सेस ऑफ अल्कली तो होता ही है, एक्सेस अमाउंट में अगर अल्कली रहता है तो इस वजह से ये एफ्लोरेसेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द व्हाइट पाउडर सब्सटेंस है जो कि ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट आ जाता है, caused by migrating through the body of concrete bringing soluble salt alkali to the surface of the water। क्योंकि ये जो हमारा अल्कली है soluble salt के फॉर्म में रहता है, और ये क्या करता है, जब एक्सेस अमाउंट में रहेगा तो ये कंक्रीट के सरफेस पे आ जाता है और हम लोगों को किस तरह से दिखता है, इस तरह से व्हाइट कलर का दिखता है। तो ये किसके एक्सेस के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कॉज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ व्हाट, तो एक्सेस ऑफ अल्कली। इसी और कैसा दिखता है मैंने दिखा दिया आप लोगों को ताकि विजुअलाइज इजीली हो जाए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन डी, अल्कली के एक्सेस होने की वजह से ये एफ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जरूर ध्यान से देखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस। तो उसी को तो हम लोग फाइनेस बोलते हैं, जो जितने मतलब कि हम लोग ग्राइंड करते हैं सीमेंट को, उसी को जितना ज़्यादा ग्राइंड किया रहेगा उतना फाइन होगा सीमेंट। तो द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइनेस, करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट, ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग सीमेंट पेस्ट को मिक्स करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है और वो केमिकल रिएक्शन होकर क्या करता है, सीमेंट हार्ड हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि सीमेंट सेट कर गया। ठीक है, द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डजंट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, कह रहा है कि साउंड को अलाउ नहीं करेगा ट्रांसमिट होने के लिए, उसको हम लोग साउंडनेस बोलते हैं। क्या उसको साउंडनेस बोलते हैं क्या, नहीं, साउंड यहाँ कहाँ से आ गया, हम लोग साउंडनेस क्या होता था कि सीमेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग ड्यू टू फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। साउंडनेस क्या होता था कि जब इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता था, किसके वजह से, फ्री लाइम के वजह से एक तो होता था, और दूसरा मैग्नीशिया के वजह से होता था। ठीक है, तो फ्री लाइम और मैग्नीशिया, इन दोनों की वजह से जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होता था, इसी को हम लोग साउंडनेस बोलते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे करते थे, फ्री लाइम अगर अवेलेबल हो बस सीमेंट में तो इसको हम लोग लीचटेरियल मेथड से करते थे, लीचटेरियल मेथड से इसका टेस्ट करते हैं। अगर दोनों अवेलेबल है तो ऑटोक्लेव मेथड का यूज करते थे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ चुका है, अब तक आप लोगों को पता चल भी गया होगा। तो यही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर इट्स नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन, करेक्ट है, क्योंकि उसी को तो हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा मतलब कि इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ विकेट प्लंजर ऑफ इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि ये जो विकेट प्लंजर होता है इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो हम लोग इसका यूज करते हैं कंसिस्टेंसी जानने में, इनिशियल सेटिंग टाइम जानने में एंड फाइनल सेटिंग टाइम जानने में। तो डायमीटर तो दे रखा है कि डायमीटर कितना होता है, मैंने दिखाया भी है कि ये अलग अलग साइज का नीडल यूज करते हैं अलग अलग काम के लिए। जैसे कि हम लोगों को कंसिस्टेंसी पता करना है तो जो डायमीटर होगा इसके मदद से हम लोग क्या पता करेंगे, कंसिस्टेंसी। तो ये जो होगा 10 mm का डायमीटर, ये सर्कुलर फॉर्म में होगा, यहाँ देखिए सॉलिड सर्कुलर फॉर्म में होगा ऐसा कुछ। ठीक है, और ये जो होगा 10 mm का होगा। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होता है, 40 से 50 mm। तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है क्योंकि 40 से 50 mm हम लोगों को आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो गया। लेकिन हम लोग बाकी भी देख लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग कर सके। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 mm का स्क्वायर नीडल लेते हैं। ये जो नीडल है लेंथ तो 40 से 50 mm ही होता है, लेकिन इसका ये जो आगे का पार्ट है ना ये स्क्वायर होता है, और कितना का होता है, 1 mm स्क्वायर नीडल, यानी कि इसका एरिया 1 mm स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से कुछ होता है 1 mm। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ना वो 5 mm का, इसका डायमीटर नीचे का ये भी सर्कुलर फॉर्म में होता है और ये 5 mm का होता है, और ये भी इसका लेंथ भी कितना होता है, 40 से 50 mm के बीच होता है। ठीक है, तो लेंथ सबका सेम ही होता है, बस चेंज क्या हो रहा है, ये डायमीटर चेंज हो रहा है। और यही क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, जैसा कि इसमें पूछ दिया गया है कि लेंथ क्या है। तो लेंथ क्या है,
लेंथ 40 से 50 mm है, और किस टाइप का ये भी पूछा जाता है कि शेप क्या रहता है, क्योंकि यही चेंज हो रहा है। तो जब हम लोग कंसिस्टेंसी करते हैं तो सर्कुल सॉलिड सर्कुल रहता है, जबकि इनिशियल सेटिंग टाइम में स्क्वायर नीडल एंड फाइनल सेटिंग टाइम में एनुलर रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसा होता है विकेट अपैरेटस। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि विकेट अपैरेटस कैसा होता है। ये हमारा विकेट अपैरेटस है। ठीक है, तो देखिए कि ये जो हमारा ग्लास प्लेट है, ये यहाँ प्लेस किया जाता है ग्लास प्लेट को इस पे, और ये इसमें सीमेंट पेस्ट को फिल किया जाता है, सीमेंट पेस्ट, और इसको इस पे रखा जाता है। और डिफरेंट टाइप का जो हम लोगों ने यूज अभी यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि जो शेप डिफरेंट टाइप का होता है, डायमीटर डिफरेंट टाइप का होता है, वही यहाँ पे है। ये देखिए आपका ये जो रहा एनुलर रिंग, ये हमारा रहा जिसके नीचे स्क्वायर रहता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हमारा स्क्वायर रहता है, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए एनुलर रिंग रहता है। तो ये तो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हो गया, और ये जो हो गया ये हमारा है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। ये हमारा है कंसिस्टेंसी टेंस के लिए, जिसका 10 mm नीचे का डायमीटर होता है। ठीक है, और टोटल कैसा दिखता है ये यहाँ मैंने दिखाया, और इस स्केल में रीडिंग आता है कि कितना mm नीचे गया। ठीक है, तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है। विकेट मोल्ड हो गया, इसके नीचे ग्लास रखा गया, ये प्लंजर उसमें इंसर्ट किया जाता है, और इससे हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पिक अप द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें किस चीज पे पूछा गया, सीमेंट एंड सैंड मोर्टार आर यूज्ड इन द रेशियो ऑफ, यानी कि ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पे पूछा है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो अगर कि हम लोग क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, किसका मिक्सचर लेते हैं, सीमेंट और सैंड का। सीमेंट और सैंड का मिक्सचर लेते हैं, किस प्रोपोर्शन में लेते हैं, प्रोपोर्शन जो होता है 1:3 के रेशियो में सीमेंट और सैंड का जो लेते हैं। यानी कि जनरली हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो 200 ग्राम सीमेंट लेते हैं और 600 ग्राम सैंड लेते हैं। ठीक है, और इसमें इसको हम लोग 1 मिनट के लिए मिक्स करते हैं, और जो हमारा कंसिस्टेंसी होता है, जो हम लोग वाटर यूज करते हैं, वो P/4+3% यूज करते हैं। तो बहुत ही ध्यान रखना है क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत बार ये इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, जहाँ P क्या होता है, स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, इसमें P होता है वही। ठीक है, अब दूसरा, पहले तो हम लोग पेस्ट बना लिए। दूसरा जो टेम्परेचर होना चाहिए, किसका टेम्परेचर, रूम और जहां हम लोग पेस्ट बना रहे हैं, और वाटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ±2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, कितना स्पेसिमेन बनाते हैं, 3 स्पेसिमेन बनाते हैं। अब साइज आप लोगों को पता होगा कि क्या साइज होता है, स्पेसिमेन का साइज कितना होगा। जब हम लोग सीमेंट का टेस्ट कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, तो 7.06 सेंटीमीटर, या फिर कहीं कहीं 70.6 mm दिया रहता है। ठीक है, फिर जब हम लोग ये शेप का 3 स्पेसिमेन बनाएंगे, मोल्ड रहता है, उसमें फिल करते हैं, और इतना mm का हम लोग बना लेते हैं, 7.06 सेंटीमीटर का हम लोग 3 स्पेसिमेन बना लेते हैं। फिर इसको क्या कर देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं वाटर में। पहले तो इसको कितने देर तक छोड़ेंगे, 24 आवर के लिए इस मोल्ड के अंदर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद मोल्ड से बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं मोल्ड को, और सबमर्ज कर देते हैं पानी में। फ्रेश वाटर होना चाहिए उसमें, छोड़ते कब तक, जब तक हम लोग को टेस्ट करने के लिए, जब हम लोग टेस्ट करने नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे जब पहुंचते हैं, तब तक उसको पानी में ही छोड़ देंगे। ठीक है, फिर लाके लोड अप्लाई करते हैं। कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन होता है, उस पर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने मशीन दिखाया, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन दिखाया। इस पे लाके हम लोग रखते हैं और लोड अप्लाई करते हैं। यहाँ रीडिंग लगा होता है, जिसमें हमारा रीडिंग नोट करते हैं। तो जो लोड अप्लाई करने का रेट होता है ना, वो 0 से लेके 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट,
कि इस रेट से ये नहीं कि अचानक से हम लोग एकदम से एक ही बार में 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अप्लाई कर दी, नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे लोड इंक्रीज होते जाएगा और इस रेट से पर मिनट 35 न्यूटन पर एमएम से एक्सेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 3 क्यूब, हम लोग तीनों क्यूब का स्ट्रेंथ पता करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं और वही जो फाइनल हमारा एवरेज आता है वही हम लोगों को उस सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, और ये मैंने दिखाया कि क्यूबिक साइज होता है और इसका साइज कितना है, 7.06 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था। क्वेश्चन कर रहा है कि इनकरेक्ट हम लोग को पता करना है, सीमेंट सैंड मोटार आर यूज इन द रेशियो ऑफ 1:3। करेक्ट, 1:3 के रेशियो में ही हम लोग क्या करते हैं, 1:3 के रेशियो में ही मिलाते हैं, तो ये तो सही है। वाटर इज एडेड टू आर रेट ऑफ P/4+3, जो कंसिस्टेंसी यूज करते हैं, वाटर ऐड करते हैं उसमें, वो P/4+3, तो ये भी सही है। जहाँ की P है परसेंटेज ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो ये भी सही। क्यूब ऑफ मोल्ड इज 10 सेंटीमीटर, यही गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कितना सेंटीमीटर का, 7.06 सेंटीमीटर का हम लोग यूज करते हैं। द प्रिपेयर्ड मोल्ड्स आर केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। करेक्ट है, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सी। और मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे टेस्टिंग होता है, कैसा क्यूब मोल्ड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजोलोना सीमेंट इज यूज्ड विथ कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट। तो हम लोग जानते हैं कि पोजोलोना सीमेंट जो होता है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो पोजोलोना सीमेंट जनरली हम लोग, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है पोजोलोना सीमेंट का। पोजोलोना सीमेंट लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसका। इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो हम लोगों ने इसको पहले भी देख रखा है। तो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो जहां लो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया मतलब इसका हम लोग यूज मैसिव स्ट्रक्चर लाइक डैम, अबैटमेंट सब जगह कर सकते हैं। ये सल्फेट रेजिस्टिंग होता है, सल्फेट रेजिस्टिंग होने की वजह से इसका हम लोग यूज मरीन स्ट्रक्चर में कर सकते हैं या फिर पेवमेंट डिजाइन में कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोगों को मिला था कि हम लोग पेवमेंट सॉइल के ऊपर बनाते हैं और सॉइल रीच होता है किसमें, सल्फेट में। तो हम लोग सॉइल पे जहां भी कंस्ट्रक्शन करना होता है तो पोजोलोना सीमेंट यूज करते हैं लाइक पेवमेंट डिजाइन में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का, सभी ही आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वाटर टू बी एडेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, मैंने बस इस क्वेश्चन को यहाँ रिवीजन के लिए रखा है ताकि एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो इनिशियल सेटिंग टाइम मैंने सारा ही टेबल में दिखा रखा है कि टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम दोनों जो भी सेटिंग टाइम है उसके लिए जो हमारा कंसिस्टेंसी होता है 0.85 P होता है, मतलब 85% ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, साउंडनेस टेस्ट के लिए सबसे कम इसी में जरूरत होता है 0.78 P। एंड अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था उसमें P/4 प्लस या परसेंटेज में लिखा है इसलिए P/4+3। ठीक है, और इसमें कितना होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ में P/5 + 2.5। तो ऐसे करके ध्यान रखना है कि 3-4 है तो ये कंप्रेसिव में, और P/5 है और इसमें भी 5 है, तो P/5 और 2.5 दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में था इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम होता तो भी सेम ही आंसर होता, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, pick up the correct statement. Okay, correct statement from the following: adding 5 to 6% moisture content by weight increase the volume of dry sand from। ये क्वेश्चन हो गया, ये नया क्वेश्चन मिला है अभी तक में। वर्किंग ऑफ सैंड से पहला क्वेश्चन हम लोगों को मिला है, वर्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं इस फिनोमेना को। तो हम लोग पहले समझते हैं कि बल्किंग ऑफ सैंड होता क्या है। तो कहते हैं बल्किंग ऑफ सैंड of increase in volume of sand due to increase in moisture content। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने से जो इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है सैंड में, वॉल्यूम में जितना इंक्रीज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, वॉल्यूम पानी ऐड करने पे वॉल्यूम बढ़ क्यों जाता है,
कहता है कि एक फिल्म ऑफ वाटर इज क्रिएटेड अराउंड द सैंड पार्टिकल। सपोज एक ड्राई सैंड यहाँ पे रखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझने के लिए यहाँ पे ड्राई सैंड रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इसमें वाटर स्प्रिंकल किया है, हल्का अमाउंट में वाटर मिक्स कर दिया। अब ये हो गया वेट सैंड। अब क्या होगा, ये मैं सैंड के पार्टिकल को जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सैंड का मेरा पार्टिकल है। अब इसके ऊपर क्या होता है, वाटर आता है और एक लेयर बना लेता है, फिल्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एक फिल्म बना है। इसी तरह से दूसरा पार्टिकल भी है, इसके बगल में था, अब ये फिल्म इसको दूर कर दिया, अब ये भी अपने ऊपर एक फिल्म बनाएगा। तो ऐसे करके सब बना लेता है एक फिल्म। तो इससे क्या होता है कि सैंड पार्टिकल तो वैसे ही रह जाता है, लेकिन उसके चारों तरफ जो फिल्म बना लेते हैं ना, ये जो फिल्म बन जाता है इसके चारों ओर, इसके वजह से ये हम लोगों को बहुत ढेर सारा दिखने लग जाता है ऐसे। तो था सेम ही, लेकिन एक फिल्म बनाने के वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब ये जो हमारा एक्सटेंट ऑफ कितना इंक्रीज करेगा वॉल्यूम, अब इंक्रीज करने का मतलब बढ़ते जाएगा कि एक माउंटेन ही बन गया, इतना भी इंक्रीज नहीं कर जाएगा, एक लिमिट ही होता है किसी चीज को इंक्रीज करने का। और दूसरी बात कि हम लोग कितना पानी मिलाए कि मिलाते ही जाए, इसका भी एक लिमिट है। तो जो एक्सटेंट ऑफ बल्किंग है कि कितना बल्क करेगा, ये डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ जो हमारा बल्किंग है ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर पे, एंड दूसरा ये कितना फाइन है या कोर्स है, फाइननेस पे, ठीक है। तो दो चीजों पे हमारा एक्सटेंट ऑफ बल्किंग डिपेंड करता है, एक तो हो गया परसेंटेज मॉइस्चर, दूसरा फाइननेस ऑफ, इसका फाइननेस कैसा है, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पे ग्राफ देखते हैं जिसमें क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, एक एक्सिस पे तो हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम है, दूसरा मॉइस्चर कंटेंट, और ये जो हमारा है फाइननेस को दिखा रहा है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो एक्सटेंट ऑफ बल्किंग था वो किस चीज, एक्सटेंट ऑफ बल्किंग दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा था, एक तो मॉइस्चर कंटेंट और दूसरा फाइननेस पे, ठीक है। तो देखिए जितना फाइन सैंड है तो एक्सटेंट ऑफ बल्किंग हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम है, फाइन सैंड में मैक्सिमम है। जैसे जैसे कोर्सर होते जा रहा है एक्सटेंट ऑफ बल्किंग कम होते जा रहा है, ठीक है, कम होते चल गया। और एक बात और नोटिस करने की जरूरत है कि हम लोग कितना इसमें वाटर मिक्स करें, इनफाइनाइट अमाउंट वाटर मिक्स कर दें क्या, तो नहीं, देख रहे हैं यहाँ की 4 से 5%, 4 से 5% पे ही ये ग्राफ क्या है, मैक्सिमम है। ये पॉइंट देखिए, ये मैक्सिमम हर, जैसे एक अमाउंट तक हम लोग मिक्स करते जाएंगे, करते करते अगर 4 से 5 पे पहुंच गए तो तब तक तो बल्क करते जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा वाटर मिक्स कर दिए तो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बल्किंग ऑफ, अब क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। अब एक क्वेश्चन ये भी हमारे माइंड में आता है कि ये सैंड में ही क्यों हो रहा है, बाकी सारे पार्टिकल में भी तो फिल्म बनता होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता होगा, तो ये सैंड में ही क्यों हो रहा है। तो ये इसलिए जैसे कि क्ले, सिल्ट, ग्रेवल, इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों में क्या बल्किंग नहीं होता है क्या। तो जैसे क्या होता है ना कि क्ले और सिल्ट जो हमारा हुआ, इन सब में क्या है, क्ले और सिल्ट ये सब में क्या है, एपरेंट कोहेजन होता है, एपरेंट कोहेजन होता है। और ग्रेवल के केस में क्या होता है कि जो ये फोर्स कोहेसिव फोर्स जो होता है ये डोमिनेट करता है, और ग्रेवल के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता है। फिल्म तो बन पाता है लेकिन उनका उतना, मतलब कहने का मतलब बोले तो कि उतना शक्ति नहीं होता है कि वो एक दूसरे को स्प्रेड कर पाए, एक दूसरे से अलग कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये सब फोर्सेस उससे ज्यादा मजबूत होता है, वो पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसलिए सैंड में ही होता है, क्योंकि सैंड में ये काम नहीं करता है, ना कोहेजन होता है, ना उसमें ग्रेविटेशनल, उसके साइज छोटा होने की वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है लेकिन डोमिनेट नहीं कर पाता है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि एडिंग 5 to 6% मॉइस्चर कंटेंट वेट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड और 18 to 38%। तो इस ग्राफ में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 5 से 6% में 20 से 40% के बीच में वेरी कर रहा है, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया।
वर्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड। करेक्ट। सबसे ऊपर वाला जो हमारा ग्राफ हम लोगों ने ऐसे करके देखा, तो सबसे ऊपर फाइन सैंड था, फिर आया हमारा मीडियम सैंड, उसके बाद कोर्स सैंड। तो फाइन सैंड सबसे ज्यादा वर्किंग शो करता है। इफ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एक्सीड 10%, मतलब 10% से ज्यादा करे, तो इंक्रीज इन बल्क ऑफ सैंड स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्योंकि हम लोगों का जो ग्राफ है पहले तो इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो सारा ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट पूरे तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से उसको भी ऐड कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले देख चुके हैं। करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट में कौन कौन, तो अभी तक तो हम लोगों को याद हो जाना चाहिए कि सीमेंट में क्या क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों को बहुत बार मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि करेक्ट प्रोपोर्शन बताइए। अब क्वेश्चन देखिए, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, दूसरा में नीचे जो नंबर वाला है वो सब में सेम ही है, तो लेकिन ये चेंज रखा है, ऊपर रेशियो चेंज कर रखा है, नेम सबका चेंज है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो हम लोगों को अभी तक पता हो गया है कि किसमें कितना होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि हमारा लाइम सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, तो ये 60 to 65% होता है, जनरली 63% प्रोवाइड कर देते हैं। सिलिका कितना होता है? 17 से 25%, जनरली कितना प्रोवाइड करते हैं? 20 से 22% प्रोवाइड करते हैं। ये होता है हमारा एल्यूमिना, होता है 3 से 8%, जनरली 5% प्रोवाइड करते हैं। आयरन ऑक्साइड 3%, इसी तरह से मैग्नीशिया, सोडा, पोटास, सल्फर, ये सारा का टेबल दिखा रखा है। सबका काम क्या है? लाइम क्या करता है? अगर कम अमाउंट में रहेगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। सिलिका एक्सेस में रहेगा तो स्लो सेट करेगा। एल्यूमिना फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आयरन ऑक्साइड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नीशिया कलर और हार्डनेस दोनों देता है। पोटास यही अल्कली होता है, अल्कली यही होता है जिसके वजह से हमारा एफ्लोरेसेंस आता है। एक्सेस में रहेगा तो क्या होगा? एफ्लोरेसेंस एंड क्रैकिंग। सल्फर ट्राइऑक्साइड सीमेंट को साउंड बनाता है। ठीक है, तो ये सारे कंस्टिट्यूएंट है। अब क्वेश्चन में हमारा जो है, लाइम कितना होना चाहिए? 63%, सिलिका 22, एल्यूमिना 6% या 5%, आयरन, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। अभी जैसे हम लोगों ने देखा सारे केमिकल इंग्रेडिएंट, तो सबसे कम अमाउंट में क्या क्या है हमारे पास? लाइम, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, इन चारों में सबसे कम कौन है? ठीक है, क्योंकि ऐसे सबसे कम है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.5 से 4%। ऐसे कम तो अल्कली है, लेकिन अल्कली ऑप्शन में हमारा है ही नहीं। तो उन चारों में सबसे कम कौन है? तो हमारा सबसे कम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को देखना है फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये इसको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है, लाइम अगर एक्सेस में हुआ तो कॉज द सीमेंट एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट। तो देख लेते हैं कि किसके एक्सेस में होने से क्या होता है। मैंने टेबल ही दे रखा है, आप लोग क्या करेंगे कि अगर अपने नोट्स में नहीं हो तो इसको मेंशन कर लेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है सीमेंट में? अभी हम लोगों ने देखा ही कि मेन इंग्रेडिएंट जो सीमेंट में लाइम है, और 60 से 65%। दूसरा हमारा सिलिका होता है, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम, मेनली यही होता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन है कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। लाइम का क्या काम है? स्ट्रेंथ इंपार्ट करना और साउंडनेस को कंट्रोल करना। सिलिका स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो अगर लाइम ये हम मतलब कि एक लिमिट अमाउंट में देंगे तभी ये काम करेगा, लेकिन अगर जितना मन उतना लाइम मिला देंगे तो क्या होगा? कॉज अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज, एक्सपेंशन होगा। मतलब एक्सेस में अगर लाइम है तो एक्सेस लाइम होने से अनसाउंडनेस होता है। हम लोगों को इसको याद ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा है हमारा सिलिका। सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड कॉजेस स्लो सेटिंग। अगर एक्सेस में हो गया तो सेट होने के रेट को स्लो कर देता है। तीसरा एल्यूमिना किस लिए जाना जाता है? फ्लैश सेट के लिए और क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो ये स्ट्रेंथ को ही कम कर देता है। आयरन कलर इंपार्ट करता है, ऑल्सो हेल्प इन फ्यूजन, एक्ट एज ए फ्लक्स के रूप में काम करता है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में कर दिए तो हार्ड क्लिंकर, डिफिकल्ट टू ग्राउंड प्रोड्यूस
इसी तरह से मैग्नीशिया इम्पार्ट कलर एंड हार्डनेस एंड कॉजेज क्रैक्स मोर्टार एंड मेक सीमेंट अनसाउंड। ठीक है, यही अल्कली होता है तो अल्कली क्या करता है, एफ्लोरेसेंस करा देता है अगर एक्सेस अमाउंट में रहता है। तो सारा कुछ इसमें दे रखा है, तो इस हिसाब से आप लोगों को अब क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइम इज इन एक्सेल कॉज सीमेंट एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट, ये करेक्ट है। सिलिका इज इन एक्सेस कॉज द सीमेंट टू सेट स्लोली, क्योंकि सेट स्लोली कर देता है, धीरे धीरे सेट होगा। एल्यूमिना इज इन एक्सेस रिड्यूस द एल्यूमिना का काम है क्या, क्विक सेटिंग करवाना, लेकिन एक्सेस में रहता है तो स्ट्रेंथ को ही कम कर देता है। तो मतलब कि ऑप्शन तो हमारे सारे ही सही हैं, तो इस टेबल को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इस टेबल को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हम लोग करीब आते जा रहे हैं 2016-17 के क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेंथ बड़ा हो गया है, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है जनरली, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें आंसर करना पड़ेगा, मतलब लेंदी करते जा रहा है एसएससी जेईई अपने प्रोसेस क्वेश्चन को। पहले होता था एक वर्ड का आंसर है, बस उसको किया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन अब इनकरेक्ट पूछने में क्या होता है कि आपको सारा बात पता होना चाहिए कि कौन कौन से बात सही है, कौन कौन से गलत, मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए। तो इसलिए इस तरह से ही अपनी तैयारी को रखेंगे कि सारा बात हम लोगों को पता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कह रहा है अब जैसे रेसिडुअल डजंट एक्सीड 10% व्हेन सीव थ्रू आइस। अब ये सीव एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि सीव, हम लोग सीव मेथड का यूज क्यों करते थे, मीन ग्रेन साइज के लिए 90 माइक्रोन या फिर 9 नंबर सीव का यूज करते थे। और ओपीसी के लिए हम लोग जानते हैं कि रेसिडुअल जो होना चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% होना चाहिए। हम लोग पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट का भी देखे थे, क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग किसका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी देखे थे कि जो परसेंटेज रेसिडुअल होना चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, शुड नॉट एक्सीड, तो ये हमारा करेक्ट है। अब जो साउंडनेस होता है, साउंडनेस हम लोग क्यों टेस्ट करते थे कि सेट करने के बाद वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है और कौन से मेथड का यूज करते थे। अगर फ्री लाइम होता है तो हम लोग कौन सा मेथड, ली चटेरियर मेथड यूज करते हैं, जबकि फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों हो तो ऑटोक्लेव मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, मतलब ध्यान ही रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। और इसका जो ओपीसी के लिए है जो 5 से 10 mm, 10 mm से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए। ठीक है, ये सब मैं ओपीसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन सही है, शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए कि सर 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, किसके लिए, ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 600 मिनट या फिर 10 घंटा, तो ये भी सही है। कह रहा है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज नॉट लेस देन 175 kg। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं किसके लिए, ओपीसी के लिए। तो हम लोग देखते हैं 3 डे के लिए, ओपीसी 33 के लिए, क्योंकि हर का अलग अलग होता है तो हम लोग 33 का देखते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम लोग 33 ही कंसिडर करेंगे। 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज के लिए देखते हैं। 3 डे में हमारा 16 MPa होता है, स्ट्रेंथ गेन करता है ओपीसी अगर 33 सीमेंट का यूज करते हैं। और क्यूब जो हम लोग बनाते हैं तो 3 दिन में हम लोग देखते हैं कि 60 MPa या फिर MPa या न्यूटन mm पर mm स्क्वायर सेम ही होता है, तो 16 MPa ये गेन करता है। 7 डेज में 22 MPa एंड 28 डेज में हम लोग मान लेते हैं कि ये 33 MPa गेन कर चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन यूनिट है केजी में, तो केजी में हो जाएगा 2220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यूनिट कन्वर्ट करेंगे तो 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि गलत है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट, क्योंकि यही इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो कह रहा है कि जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीज द सेटिंग टाइम। तो जिप्सम का क्या काम है, जिप्सम जो हमारा है, जिप्सम रिटार्डर है, और रिटार्डर का क्या काम होता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि पहले सीमेंट सेट कर रहा था 30-35 मिनट में, अब हम लोगों को
हम लोग इसमें जिप्सम मिक्स कर दी। तो अब सेट करें, जिप्सम क्या करता है, रिटार्डर है, मतलब सेट होने के रेट को स्लो कर देगा, मतलब और देर से सेट होगा। तो अब सेट कर रहा है 50 मिनट में, तो क्या हो गया, सेटिंग टाइम क्या हो गया, पहले 35 था अब 50 मिनट हो गया, तो इंक्रीज कर गया सेटिंग टाइम। तो क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीज द सेटिंग टाइम, नहीं इंक्रीज द सेटिंग टाइम, गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, इंक्रीज द सेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये करेक्ट तो नहीं हुआ। the first compound of cement which reacts with water is C2S, गलत है। कौन सबसे पहले वाटर से रिएक्ट करता है, C3A। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन इट्स पार्टिकल आर फाइन। तो हम लोगों ने जो एक ग्राफ देखा था कि बल्किंग ऑफ फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड का, तो हम लोग देखे थे सबसे ऊपर क्या होता है, फाइन सैंड होता है, उसके बाद मीडियम सैंड होता है, उसके बाद कोर्स होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जितना फाइन होगा बल्किंग उतना ही ज्यादा होगा, तो लेस नहीं, क्या होना चाहिए, मोर होगा। बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर व्हेन पार्टिकल इज फाइन। तो सारा ही करेक्ट है, तो ऑप्शन सारा ही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई सजेशन एंड रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू।